तो कैंसर को बहुत सारे लोग बड़ी बीमारी मानते हैं और स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे हम यह प्लेटफॉर्म हमारा 5 साल से चल रहा है। अल्टरनेटिव अप्रोच टू हेल्थ, एनर्जी मेडिसिन, कॉन्शसनेस मेडिसिन मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा अनुभव है दैट कैंसर इज नॉट दैट मच डेडेड डिजीज एज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक। हम अगर हम समझते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन को, एनर्जी मेडिसिन को, माइंड बॉडी मेडिसिन को, कॉन्शसनेस मेडिसिन को, तो रिलेटिवली हम कैंसर में बेहतर प्रोग्नोसिस पा सकते हैं। हम इसे बेहतर ढंग से हील कर सकते हैं। तो यह सोच मेरी थी और फिर कोविड के टाइम पे मुझे कैंसर का एक पेशेंट मिला और मैंने उसे उसकी हीलिंग करी। 1 साल लगभग ट्रीटमेंट चला। कार्सिनोमा रेक्टम का वो केस था। मैं अभी आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, है ना। बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट ऑफ स्कैन, सीटी स्कैन, है ना। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि हम कैंसर को हील कर सकते हैं बाय नेचुरल अप्रोच, बाय स्पिरिचुअल अप्रोच। कीमोथेरेपी शुड नॉट बी द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन कैंसर। कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो पहले हम 1 महीने 2 महीने हम हॉलिस्टिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन हम ट्राई करें, जिसमें स्टेम सेल रीजनरेशन का सबसे ज्यादा महत्व है। अभी मैं स्टेम सेल रीजनरेशन पर आता हूं। मैंने जो ट्रीटमेंट किया था कोविड के टाइम पे, लगभग 10 महीने लगे थे। 10 महीने में ये सेकेंड रिपोर्ट, जिसमें रिमिशन ऑफ ट्यूमर है नॉन मेटास्टैटिक स्टेट में, वो साइज रिड्यूस हो गया था ट्यूमर का, यानी कि कैंसर हील हो गया था। प्रिकॉशन बेसिस पे सर्जन्स एडवाइस करते हैं कि सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम, मैं इस आइडियोलॉजी पे नहीं है कि हम सर्जरी कराएं। अगर हमने ट्यूमर का साइज रिड्यूस कर लिया है और जो लाइफ स्टाइल हम फॉलो कर रहे थे, अगर हम उसको मेंटेन करें तो ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, है ना। यह जो मेरे पास एक कैंसर केस की स्टडी है, ऐसे 1,500 से ज्यादा केस स्टडीज हैं पब्लिश्ड पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स में। एक कैंसर रिसर्चर हैं केली ए टर्नर। वो साइकोलॉजी मेजर थी और ऑन्कोलॉजी में काउंसलिंग किया करती थी। तो उन्हें एक पेशेंट ऐसा मिला जो स्पॉन्टेनियसली जिसका कैंसर हील हो चुका था। मीन्स जहां पर डॉक्टर ने कहा कि इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, ये हील होना मुश्किल है, यू हैव टू लिव विद इट। और उस पेशेंट ने कुछ अल्टरनेटिव चीजें करी और कुछ महीनों में हील हो गया। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को बताने के लिए आया। उसका ऑन्कोलॉजिस्ट इज हैप्पी फॉर दैट पेशेंट, लेकिन साथ ही यह भी कह रहा है कि प्लीज डोंट टेल योर स्टोरी टू अदर कैंसर पेशेंट, आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स होप। केली के लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि जब एक पेशेंट हील हुआ है तो हम उसको स्टडी करेंगे ये कैसे हील हुआ, तो हमें पता चलेगा कि क्या करने से हील होता है। और जब उसने स्पॉन्टेनियस रिमिशन वर्ड डाला, पबमिड है, होता है मेडिकल जर्नल के जो आर्काइव सारे हैं पूरी दुनिया के मेडिकल जर्नल के, तो उसे 1,500 से अधिक केस मिले। और फिर उसमें से उसने 100 सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उनको इंटरव्यू किया 1 by 1। और उसके बेसिस पे उसने 9 हीलिंग फैक्टर्स पहचाने कि क्या करने से कैंसर पेशेंट हील हो जाते हैं। पहली बुक है उसकी रेडिकल रिमिशन, सेकंड बुक है रेडिकल होप, उसमें 2 फैक्टर्स ने और बताए। तो ये जो सारे रेडिकल रिमिशन के हीलिंग फैक्टर हैं, इस रेडिकल रिमिशन और रेडिकल होप में हमें बहुत सारी
केस स्टडीज मिली हैं जिन्होंने अपने आप कैंसर को नेचुरली हील किया है। कि इसी प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे कुछ महीने पहले हमने कोलोराडो यूएसए की मैरी रेस्ट को बुलाया था, जिसने अपना ब्रेस्ट कैंसर नेचुरली विदाउट कीमो विदाउट सर्जरी हील किया हुआ है ना। उसका इंटरव्यू अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो देख सकना चाहें देख सकते हैं। तो जो रेडिकल रिमिशन के इंटरवेंशंस हैं, है ना, उसमें ये रेडिकल रिमिशन पर हमारे बाद में प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी पब्लिश हुई है। पबमेड का यह है इफेक्ट ऑफ रेडिकल रिमिशन मल्टीमोडल इंटरवेंशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी जो अर्ली स्टेज की रिसर्च है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के टर्म में बोलते हैं। क्योंकि मेरा एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर मैं कहता हूं कि हीलिंग इज पॉसिबल। तो ये जो 11 फैक्टर हैं, है ना, इसमें अगर हम इसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो वैसे केली टर्नर ने बस इन फैक्टर्स को जस्ट डिस्क्राइब किया है, उनके रिलेटिव सिग्निफिकेंस को एलाबोरेट नहीं किया है। बीइंग कॉन्शियसनेस कोच, मेडिटेशन टीचर फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने समझा कि किसका महत्व अधिक है और उसके बेसिस पे मैंने सीक्वेंस दिया है कि किस सीक्वेंस में हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है डीपनिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन। हम स्पिरिट से, स्पिरिचुअलिटी से जो हमारे जीवन में है उसकी प्रैक्टिस को, उस कनेक्शन को हमें डीप करना है। और जब हम डीप करते हैं तो हम कॉन्शियसनेस पर पहुंचते हैं। कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखता हूं डॉक्टर गगन। आप, जब मैं कॉन्शियसनेस वर्ड बोलता हूं तो आप कॉन्शियसनेस से क्या समझते हैं? मेरे लिए कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। जी। हम उसका एक पार्ट है जो देख पा रहा हूँ कि ये बॉडी है, हम्म, लेकिन एक कॉन्शियसनेस है जो मुझे चला रही है। हम्म, मेरे लिए कॉन्शियसनेस वो है। बहुत बढ़िया। आप लगभग ठीक ही बात बोल पा रहे हैं। इसको इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज और थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में बोलता हूं। कॉन्शियसनेस इज व्हाट वी आर प्लस व्हाट वी फील अबाउट व्हाट वी आर। हम क्या हैं वो है चेतना, और हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस के लेवल पे अभी दुनिया में जो रिसर्च हो रहे हैं वो ज्यादातर जगह पे ये अर्ली लेवल की रिसर्च है। अभी बहुत कम जानते हैं हम कि कॉन्शियसनेस वास्तव में क्या है ना। लेकिन फिर भी जो कुछ फाइंडिंग है वो बहुत प्रॉमिसिंग है और हमें इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम कॉन्शियसनेस को समझकर हीलिंग करने लग जाएंगे तो एक भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर किसी को थायराइड डिटेक्ट हो या डायबिटीज डिटेक्ट हो तो क्या वो बहुत घबराता है? नहीं घबराता। उसे पता है कि ठीक है, ट्रीटमेंट लेंगे, मैनेज हो जाएगा। कैंसर होने पे भी वैसा ही होना चाहिए। कैंसर से जो इतना फियर हमारी सोसाइटी में आ चुका है, फियर बेस्ड रियलिटी में हम जी रहे हैं। अगर हम कॉन्शियसनेस को समझते हैं, कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, तो फियर हमारे लाइफ से रिगार्डिंग कैंसर खत्म हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस बेस्ड हीलिंग, कॉन्शियसनेस बेस्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन, हमें उसको समझने की और अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और वैसे ये 11 फैक्टर हैं, 12वां मैंने अपने हिसाब ऐड किया है अपने अंडरस्टैंडिंग से। हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं। हम अपने कॉन्शियसनेस पर काम करें। तो कॉन्शियसनेस पे काम जो है वो सबसे इजीली होता है योग निद्रा के माध्यम से। योग निद्रा आप जानते होंगे, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के में हम अपने बॉडी के मसल्स को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। देखिए, हार्वर्ड में भी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पर काम हो रहा है। हमारी माइंड में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस हमारे मसल में स्टोर होता है। तो अगर हम मसल में स्टोर्ड स्ट्रेस को अगर हम रिलीज कर सकें
तो हमारे माइंड का स्टोर का स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा, और माइंड का स्ट्रेस रिलीज हो जाए तो हीलिंग होने लग जाएगी। तो कैंसर में, और ये जो कैंसर में एप्लीकेबल है वो बाकी डिजीज में भी एप्लीकेबल है, कि अगर हम योग निद्रा, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर पर काम करें तो हमारे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, इलिमिनेट किया जा सकता है। और हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने तो इस पे कई साल लगाकर रिसर्च किया। उन्होंने 3 किताबें लिखी, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, बियॉन्ड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन। हार्वर्ड में अभी जो माइंड बॉडी क्लिनिक है वो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का ही बनाया हुआ है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो एक काम है बहुत पावरफुल है। हर एक पेशेंट को योग निद्रा समझनी चाहिए, करनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। योग निद्रा करते हुए हम मेडिटेशन की तरफ मुड़ते हैं। मेडिटेशन में हम व्हाट इज मेडिटेशन, हम मैं इस पे भी थोड़ा सवाल पूछूंगा, थोड़ा बताइएगा डॉक्टर गगन, व्हाट इज मेडिटेशन? या मेडिटेशन के लेवल्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। जी। पहले नंबर पे खुद को जानना। हम्म। दूसरे नंबर पे, जैसे आप बोल रहे थे कि अपने और कॉन्शियसनेस के कनेक्शन को जानना, कि मैं हम्म। कनेक्टेड हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। जी। ये है। हम्म। तीसरा लेवल पे मुझे लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जी। कि कॉन्शियसनेस एंड आई आर वन, ये हम्म। अलग नहीं है। हम्म। तो ये 3 लेवल पे मुझे लगता है कि लेके जाती है मेडिटेशन हमें। बहुत बढ़िया, आपने मेडिटेशन को कई लेवल पे डिस्क्राइब किया। ये, मेरे एक्सपीरियंस में। हाँ, क्योंकि आप एक अच्छे मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, संभवतः टीचर भी हैं। आप मेडिटेशन कराते भी हैं, सिखाते भी हैं सर? सर, मैं आर्ट और लिविंग का टीचर भी हूँ। अरे वाह! यस। तो ये इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मेडिटेशन को बहुत लोग ना बस मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि हाँ, कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और ध्यान हो गया। सिर्फ आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है ना? जब हम कैंसर को हील करने की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और जब मेडिटेशन की क्वालिटी प्रॉपर होगी तब हमें जाकर वो हीलिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना? यहाँ पर बहुत क्रूशियल मामला है ना? हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आता है जब हम समझ कर करते हैं तो मेडिटेशन को जो है हम प्रॉपर हम समझें। मैं न्यूरोलॉजी के टर्म में बताता हूं, हमारे ब्रेन में अलग अलग ब्रेन वेव होते हैं, राइट? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, सभी लोगों ने सुना होगा, है ना? ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो जब हमारे ब्रेन में डेल्टा स्टेट, ऐसे अल्फा से ही रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि मुझे अच्छा लगा, ध्यान करके मुझे अच्छा लगा, तो ये अच्छे की एहसास जो है वो अल्फा से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जो प्रॉपर इफेक्ट होता है मेडिटेशन का, हीलिंग का, मेडिटेशन वाली हीलिंग का, वो जाकर होता है डेल्टा में। तो सस्टेन्ड डेल्टा इज मेडिटेशन। हाँ, बीच में आपको थोड़ा बहुत थीटा आएगा, थीटा में भी हमें अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छी हीलिंग होती है। जो भी मेडिटेशन में कोई विजन होता है ना? कभी कभी कुछ लोग मास्टर किसी नॉन फिजिकल इंटिटी को देखते हैं, या किसी गुरु को देखते हैं, एंजल को देखते हैं, वो थीटा का स्टेट होता है। और जो मिस्टिकल स्टेट है ना, जब हम अपने आप को लाइट के रूप में, वी आर कॉन्सियसनेस, वी आर नॉन फिजिकल कॉन्सियसनेस, उसका एहसास डेल्टा में और सबसे अच्छा गामा में होता है। तो डेल्टा और गामा अगर हम अपने मेडिटेशन में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तब वो मेडिटेशन जो है वो आपके कैंसर हीलिंग या किसी भी डिजीज के हीलिंग में आपको काम आएगा। जस्ट क्लोजिंग द आईज इज नॉट गोइंग टू हील योर डिजीज, यह बात समझनी है ना। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अल्फा से भी अच्छा लगता है तो लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन हो गया। अल्फा इज जस्ट रिलैक्सेशन। योग निद्रा से, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से, कोई अच्छी सूदिंग क्लासिकल म्यूजिक को हम आंख बंद करके सुने, जस्ट लिसनिंग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इंड्यूस अल्फा ब्रेन वेव, है ना? द प्रॉपर इज डेल्टा। In this delta state of meditation, we receive
एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम डिवाइन, और ये एनर्जी जो है वो हमारे चक्रास की हीलिंग करने लग जाता है। जब हम कैंसर को हील करने की बात करें तो यहां पर एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग भी आएगा। अब ये चक्रा कंसेप्ट भी मेन स्ट्रीम मेडिकल में फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है, ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने, बट ये तो हजारों साल की प्रैक्टिस है और रिजल्ट तो आते हैं, है ना। हर एक अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति का चक्रा से रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है ना। तो मेडिटेशन के दौरान, स्पेशली डेल्टा फेज ऑफ मेडिटेशन के दौरान, हमारे चक्रास की बैलेंसिंग और एक्टिवेशन होता है। ज्यादातर कैंसर के मामले में हार्ट चक्रा इन्वॉल्व होता है, हार्ट चक्रा जो है वो डिस्टर्ब होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ कैंसर, लोकेशन ऑफ द कैंसर, दूसरे चक्रास भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से हमें एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग करने की आवश्यकता है। जब हम अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप कर रहे हैं तो वहां पे हम एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, और अगर कोई रेकी के लिए ओपन है तो रेकी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम ट्राई करते हैं तो हमें समझना है कि हमें एक हॉलिस्टिक पिक्चर हमें समझ में आनी चाहिए। आप पार्ट में कुछ ट्राई करें और उससे सोचें कि सब कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। जो कंप्लीट है वो रेडिकल रिमिशन के कंसेप्ट में अच्छा आ रहा है कि हमें सभी 11 फैक्टर जो हैं वो अपने प्रैक्टिस में लाने हैं, और जब हम उन 11 फैक्टर को अपने लाइफ में इंश्योर कर लें तो हीलिंग, जैसे 1500 कैंसर पेशेंट ने अपने आप को हील कर लिया, तो हम भी हील हो सकते हैं, है ना। योग निद्रा, मेडिटेशन के अलावा जो जो एक और प्रैक्टिस, अच्छा स्टेम सेल यहीं पर आ रहा है, स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि कैसे हम अपने भीतर, अपने बॉडी में स्टेम सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। ये जो फाइंडिंग है मेडिकल रिसर्च के मामले में थोड़ा सा अर्ली स्टेज का है, लेकिन ये बात नोटिस हुई है कि जब हम गामा स्टेट में ना, 5 ब्रेन वेव है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, जब हम गामा स्टेट में होते हैं उस समय हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स रीजनरेट होने लग जाते हैं, एक्टिव होने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में 10,000 टू 1 लाख इतने नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स पे एक स्टेम सेल्स होता है, और हमारी बॉडी में टोटली लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये फिगर कहीं कहीं पे 100 का मिलता है, कहीं पे 37 ट्रिलियन सेल्स आते हैं। तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में है। अगर हम अपनी कॉन्सियसनेस प्रैक्टिस में, मेडिटेशन प्रैक्टिस के अलावा एक और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ब्रेथवर्क प्रैक्टिस, है ना। अगर हम उसको सीख लेते हैं, वो करते हैं, मैं जब मैं कैंसर कोचिंग देता हूं तो वहां पे मैं पेशेंट को करवाता भी हूं। तो अगर हम वो करते हैं तो बाय अटेनिंग गामा स्टेट इन आवर मेडिटेशन वी कैन रीजनरेट स्टेम सेल्स स्पॉन्टेनियसली। ये ऐसा होता है ना। और इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट हम अपने सब्जेक्टिव स्टेट, सब्जेक्टिव चेंज के रूप में फील कर सकते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट में चेंजेस आएंगे उसमें आने में तो 6 महीने 1 साल का समय चाहिए, 6 महीने तो कम से कम जरूर चाहिए। लेकिन पेशेंट को फील तो होने लग जाता है कि उसका एनर्जी लेवल बदल रही है, उसका एपेटाइट बढ़ रहा है, उसकी नींद गहरी हो रही है। किसी भी पेशेंट में, है ना, यहाँ पर जो लोग मेडिकल डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा समझ पाएंगे कि कोई भी पेशेंट कितनी गहरी नींद वो ले रहा है, उस वो एक इंडिकेटर होता है कि उसकी हीलिंग उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो गहरी नींद सो रहा है तो उसके बॉडी में हीलिंग हो रही है, चांसेस हैं, देयर आर गुड चांसेस कि पेशेंट विल बिकम बेटर विद टाइम, प्रोग्नोसिस विल गोइंग टू बी गुड। लेकिन अगर नींद ही डिस्टर्ब्ड है, स्लीप सबसे इजी इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं होने वाला। सिर्फ विशफुल थिंकिंग से कि हाँ मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के रिसर्च में हमने ये बात जान ली है कि हम स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, स्लीप की क्वालिटी को हम इन्हांस करें।
कैसे कर सकते हैं? आपके लाइफ में एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ नॉट गुड। कैंसर पेशेंट है, वीक है, तो भी उसको कुछ स्टेप्स चलने की कोशिश करती रहनी चाहिए। देखिए, कैंसर पेशेंट को कैंसर हीलिंग के मामले में पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना? बहुत सारे काम करने हैं, 11 फैक्टर पे हमें काम करने हैं, है ना? हमें कॉन्शसनेस पे काम करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, हमें चक्रा पे काम करना है, हमें लाइफस्टाइल के 6 पिलर, अभी मैं लाइफस्टाइल के 6 पिलर भी बताऊँगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये सभी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो पेशेंट इन बातों को कर पाए, इसके लिए जरूरी है पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना। हर एक फैमिली मेंबर चीजों को समझे, जितना समझ सकता है, जितना पढ़ सकता है। अगर वो मुझसे जुड़ के कैंसर कोचिंग ले रहा है तो ज्यादा इजी वे में अच्छे से हेल्प हो जाएगा। नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। तो आप हर एक प्रैक्टिस को, डीपनिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना? आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अच्छी हो, चक्रास के बारे में आप समझें, आपके चक्रास बैलेंस हो, एक्टिव हो, है ना? आपकी नींद गहरी हो, आपके इमोशन, जो 11 पिलर हैं उसमें बाकी पिलर आ जाते हैं कि हम अपने इमोशन पर काम करें। हमारे जो अनहेल्दी इमोशन है ना, निगेटिव इमोशंस जो हमारे किसी ट्रॉमा की वजह से आते हैं, आपके लाइफ में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस हुए, है ना? किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको कोई बात कैसी कह दी, है ना? कोई बात आप झेलते हैं अपने मन में, वो आपकी बॉडी में ट्रॉमा बनता है। मेंटल ट्रॉमा बिकम्स ट्रांसलेट इनटू फिजिकल डिजीज, है ना? हर बीमारी में मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। जब तक हम उनको टैकल नहीं करें, हीलिंग नहीं होगी, और टैकल कर लें तो हीलिंग हो जाएगी, है ना? हमें अपने ट्रॉमा को हील करना जरूरी है। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हील करना जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, ये ब्रेथ वर्क के अलावा दूसरे हीलिंग मोडालिटीज भी होती है, हिप्नोथेरेपी, तब हमारे सबकॉन्शियस में जो दबे हुए पास्ट इवेंट हैं वो सरफेस पे आता है। कितनी बार पेशेंट से बात करते हुए भी, मैं जब कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है आपका कैंसर आपको क्यों आया, है ना? बिना कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण तो है। उस कारण को हम कितना समझ पा रहे हैं वो हमारी समझदारी है, लेकिन बिना कारण तो कुछ भी नहीं है। तो आपके शरीर में यह कैंसर क्यों आया, आपके लाइफ में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस, कौन से मोमेंट ऐसे हैं, कौन सा आपके आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बॉडी में ये बीमारी आई है। तो कुछ पेशेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनके लाइफ में कौन सी बात पेनफुल रही है, किस बात से वो डिस्टर्ब रहे हैं, है ना? कभी कभी उनके फैमिली में बता देते हैं कि किस बातों से डिस्टर्ब होती है, इनके लाइफ में क्या पेन रहा है। और नहीं तो जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, जब हम ड्रीम वर्क, एक एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ड्रीम वर्क। हम अपने सबकॉन्शियस में ड्रीम वर्क, ल्यूसिड ड्रीमिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। ये एक और स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करने का प्रैक्टिस है। और स्पिरिचुअलिटी में तो हमारे पास आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट भी सुना होगा डॉक्टर गगन, आपने सुना है आकाशिक रिकॉर्ड? यस सर। क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड? सर कि हमारा सारा रिकॉर्ड हाँ, यूनिवर्स में हाँ, रिकॉर्ड होता रहता है, जैसा जैसा हम यस, करते हैं और सोचते हैं, जैसा हाँ, हम बिहेव करते हैं यस। ना। तो हर एक पेशेंट के हम आकाशिक रिकॉर्ड को टैप कर सकते हैं बाय डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क, हिप्नोथेरेपी, और अलग लूसिड ड्रीमिंग, ड्रीम वर्क। तो कारण पता चल जाता है। और जब कारण पता चल जाए, इमोशनल वुंड, इमोशनल इश्यूज, फिर हम उसको अफर्मेशंस के माध्यम से, ईएफटी के माध्यम से हम उसे पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं, है ना? सर अफर्मेशन। एक बहुत बढ़िया लिखा है, जी, यू मीन अवर प्रोफाइल। यस, यस, अवर स्पिरिचुअल प्रोफाइल जो। यस, हाँ। तो हमें
अपने लाइफ के स्क्रिप्ट को, अपने आकाशी रिकॉर्ड के स्क्रिप्ट को रीराइट करना सीखना है, एंड इट इज पॉसिबल टू रीराइट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि इट इज पॉसिबल टू रीराइट, है ना। इसमें सबसे बड़ा आता है अफर्मेशंस और ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, है ना। और इमोशनल फ्रीडम टैपिंग जो है या अफर्मेशंस जो है, जब हम मैं एक्यूपंक्चरिस्ट रहा, अभी भी हूं, तो उसकी जो मेरी मेरिडियन के अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे भीतर एनर्जी चैनल्स हैं, उसके माध्यम से मैंने जाना। और ऐसे वर्क हैं, ऐसे कुछ साइंटिस्ट के, डॉक्टर ब्रैडले निल्सन, जो काम करते हैं मेरिडियन पे, ईएफटी करते हैं, और उससे उसके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न चेंज हो जाता है। और यहां पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये इंटेंस प्रैक्टिस है, डीप प्रैक्टिस है। अब कैंसर पेशेंट बहुत बार में जो है वो वीक होता है ना। वो इसकी एनर्जी कम हो गई है, अब इतने इंटेंस प्रैक्टिस करने में वो कितना कैपेबल है। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का भी हम सरोगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। कॉन्शियसनेस के लेवल पे वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो जो पेशेंट है उसका कोई भी फैमिली मेंबर, है ना, ऑब्वियसली जो जो टाइम डेली 1 घंटा दे सके, है ना, वो उसके बिहाफ पे प्रैक्टिस कर सकता है, और एनर्जी के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग है, जो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, वो ट्रांसफर कर सकता है। जो उसके जो वुंड है, उसके जो ट्रॉमा है, उसको हील करने के लिए, है ना। तो होलोट्रॉपिक, जिन लोगों का, आप में से जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है, हम एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कॉन्शियसनेस पे काम कर सकता है, तो इस पे कई साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है ना। तो आप इन लिटरेचर से गुजर सकते हैं। होलोग्राफिक यूनिवर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंस, आईयूएनएस, वो काम कर रहा है ना। देखिए, हम तो चेतना के तल पे जुड़े हुए हैं ही। बहुत इजी में मैं ऐसा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में बताता हूं। आप में से जिन लोगों के पास पेट्स हैं, है ना, ऐसा नोटिस हुआ है कि जब ऑफिस से पेट का, डॉग का मालिक आ रहा होता है, पेट्स बाय देमसेल्व्स डोर पे चले जाते हैं और उनका उनका वेलकम करने के लिए, है ना। तो हम इसको लाइटली लेते हैं कि हाँ, वो कुत्ता जो है वो बहुत वफादार है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो डीपर कंसेप्ट समझना है कि कॉन्शियसनेस आर इंटरकनेक्टेड। एक व्यक्ति की संवेदना, एक व्यक्ति के इमोशंस दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं, किए जा सकते हैं। तो जब उन मामलों में जहां पे कैंसर पेशेंट खुद ब्रेथ वर्क, हिप्नोथेरेपी या दूसरे इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाए, वहां पर मतलब योग निद्रा तो सबसे इजी है, योग निद्रा तो पेशेंट कर ही सकता है। तो फैमिली मेंबर को हम करवाते हैं, और उसके माध्यम से पॉजिटिविटी जो है वो हम उसके कॉन्सियसनेस में भेजते हैं, और ये काम करता है ना। इस पे काफी काम हो चुके हैं, काम होता है। तो गामा कॉन्सियसनेस को जनरेट करके हार्ट कोहेरेंस, गामा कॉन्सियसनेस, स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने के लिए हम गामा कॉन्सियसनेस एक्टिवेट करते हैं, और गामा कॉन्सियसनेस को एक्टिवेट करने के लिए हम हार्ट चक्र पे काम करते हैं। हार्ट चक्र, हार्ट कोहेरेंस के माध्यम से गामा कॉन्सियसनेस को में हम जाया जा सकता है, स्टेम सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है ना। जिन कंडीशंस में हेरिडिटरी कहा जाता है कि ये जो कैंसर है ये तो पेरेंट्स को भी था, है ना, तो इसलिए हेरिडिटरी आई है। अभी हमारे प्रेजेंट मेडिकल सिस्टम में ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा भ्रम है कि अगर कोई डिजीज हेरिडिटरी है, देन वी कैन नॉट डू मच, वन हैज टू सफर थ्रू दैट हेल्थ कंडीशन। इपिजेनेटिक्स का साइंस जो एक इस्टेब्लिश्ड साइंस है ना, नोबेल प्राइज तक मिल चुके हैं इपिजेनेटिक्स के ऊपर। हम अपने माइंड और इन्वायरमेंट को चेंज करके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। जीन वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे
जो यहाँ पे हमारे मेडिकल के बंधु हैं उनको एक कंसेप्ट याद आएगा, बायोलॉजी में उन्होंने पढ़ी होगी। जीन का जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है। जीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जीनोटाइप, और जीन का जो इफेक्ट है, कौन सा प्रोटीन वो बना रहा है, फिनोटाइप, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। हम जीनोटाइप को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हम फिनोटाइप को चेंज कर सकते हैं। ये है एपिजेनेटिक्स का साइंस। बाय चेंजिंग द इन्वायरमेंट, बाय चेंजिंग माइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑफ पेशेंट, वो अपने मन में क्या सोच रहा है, वो इमोशन उसके जीन का जो सेलुलर इन्वायरमेंट है, वहां पे जो साइटोप्लाज्म है, उसको वो चेंज करता है ना। तो हम अपने माइंड को चेंज करके, इन्वायरमेंट को चेंज करके, एक कैंसर पेशेंट की फैमिली में पीसफुल इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पेशेंट है, मेरे पास जब पेशेंट बहुत सारे आते हैं, अगर किसी के फैमिली में कई तरह के स्ट्रेस चल रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट का कैंसर ही ठीक होना मुश्किल है। अगर इसके रिलेशन अपने पेरेंट्स से, अपने लाइफ पार्टनर से, या किसी भी फैमिली मेंबर से अगर कन्फ्लिक्ट वाले हैं, और अगर वो हम हील नहीं करें, तो ये पेशेंट तो ठीक होना मुश्किल है ना। पूरी फैमिली का कॉपरेशन चाहिए कैंसर को हील करने के लिए, है ना। उस पेशेंट के आसपास शांति का माहौल हो, कन्फ्लिक्ट वाली बातों को पेशेंट के सामने ना करें, है ना। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करें। और स्पिरिचुअलिटी में इसके लिए प्रैक्टिस आता है फॉरगिवनेस, माफी दें हम, है ना। अध्यात्म में कहते हैं कि माफी हम देते हैं तो हमें माफी मिलती है। इसको, ये जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा से, है ना? तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं मन को शांत करने के लिए, इन्वायरमेंट को शांत करने के लिए। उन सभी को समझने की और करने की जरूरत है। कैंसर हीलिंग इज ए बिग टास्क, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। But most important thing is that it is possible. It is possible to heal cancer by holistic medicine, by natural medicine, by consciousness medicine. हाँ, कितना समय लगेगा, बहुत लोग समय पूछना चाहते हैं। आइडियली हम 1 ईयर का तो समय हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ कैंसर में हम 6 महीने में भी रिजल्ट पा सकते हैं, बशर्ते जो मैंने बात कही कि पूरे फैमिली मेंबर का, हर एक फैमिली मेंबर का इन्वॉल्व होना, उनको भी योग निद्रा करना है, उनको भी मेडिटेशन करना है, उनको भी ब्रेथ वर्क करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्सन को क्या चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट से मैं बात करता हूं, ये पेशेंट कितना, या उसके फैमिली मेंबर कितना समझ सकते हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनको वैसा प्रैक्टिस रिकमेंड करते हैं। और ग्रेजुअली सभी कुछ तो करना जरूरी है, क्योंकि जब हम गामा में जाएंगे तभी स्टेम सेल्स रीजनरेशन होगा, है ना। जब तक हम मेडिटेशन में, हम अल्फा स्टेज पे हैं, तो हमें शांति मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, आज मैंने ध्यान किया, मन में शांति मिली। लेकिन शांति मिलने से आपका कैंसर हील नहीं होगा। कैंसर हील करने के लिए हमें गामा तक पहुंचना जरूरी है ना। डेल्टा में हम मैक्सिमम रहते हैं, अगर मेडिटेशन ठीक हो रहा होता है तो, है ना। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, मेडिटेशन के रिगार्डिंग जो न्यूरोलॉजिकली डेल्टा की बात आ रही है, ये पतंजलि में आ जाती है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। क्योंकि मैं एक मेडिटेशन टीचर हूं और मेरा भारतीय नॉलेज सिस्टम में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इन सभी लिटरेचर का भी, भगवत गीता का, उपनिषद का भी अध्ययन मैंने किया हुआ है, और टाइम टू टाइम मैं उसके का जिक्र करता हूं कि कैसे एंसेंट जो रिकमेंडेशन है वो कोरिलेट करता है। ये जो हम अब कॉन्शियसनेस हीलिंग को हम समझ पा रहे हैं, स्टेम सेल रीजनरेशन को समझ पा रहे हैं, इपिजेनेटिक्स को समझ पा रहे हैं, और उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम हमारे कल्चर, हमारे एंसेंट रिकमेंडेशन को समझते हुए उनको हम फॉलो करते हैं, तो भी वो अलाइन होती हैं जो अभी लेटेस्ट रिसर्च कर रहा है। जो रेडिकल रिमिशन का रिसर्च है, मैंने स्टैन ग्रॉफ की बुक बताई, है ना, माइकल टैलबॉट की का बताया, इन लोगों का जो रिसर्च है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस पे, स्टेम सेल रीजनरेशन पे, तो ये कोरिलेट करता है ना। हम अपने इंडियन कल्चर की जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन है उसको हम रिस्पेक्ट करें, उसको हम समझने की और फॉलो करने की कोशिश करें, और कैंसर से ना डरें, ना घबराएं। हीलिंग इज पॉसिबल डायरेक्टली irrespective of chemotherapy. Chemotherapy should not be the first choice.
अगर हम गामा कॉन्शसनेस में जा रहे हैं, अगर हम इपिजेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, स्टेम सेल रीजनरेशन हो सकता है, हीलिंग हम पा सकते हैं। पूरी फैमिली अगर सपोर्टिव है तो जरूर होगा। और मैं कैंसर कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बहुत सारा लिटरेचर बता दिया है, लिटरेचर के माध्यम से हम भी कर सकते हैं।